गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 पार्ट 5 क्लास 8 हिंदी में पार्ट 5 चंदन के पेड़ नामक शीर्षक को आज हम लोग पढ़ने और समझने का काम करेंगे। इसके लेखक हैं इंदिरा अनंत कृष्णन। इंदिरा अनंत कृष्णन जी के बारे में आप लोग जान लीजिए। इंदिरा अनंत कृष्णन चंदन का पेड़ नामक की जो लेखक हैं वह एक लोकप्रिय बाल साहित्यकार हैं। इन्होंने किशोरों के लिए अनेक कहानियां लिखी हैं जिनमें बाल मन की समझ व बाल मनोविज्ञान को विषय बनाया गया है और इन्होंने कॉमिक्स भी लिखे हैं। तो खैर आप लोग इनके बारे में इतना ही जानिए कि इंदिरा अनंत कृष्णन जी चंदन का पेड़ नामक पाठ की लेखक हैं और ये एक लोकप्रिय बाल साहित्यकार हैं। पर डे पढ़ाते समय मैं आप लोगों को ये हिंट देता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे लेखक का नाम, वो लेखक ज़्यादा किन रचनाओं को लिखने का काम किए हैं, साहित्य किस टाइप का लिखने का काम किए हैं, 2 से 5 मिनट ध्यान दे दीजिएगा हर एक पाठ में, तो लेखक के बारे में 75-80% आप जान जाइएगा कि ये लेखक किन चीज़ों की रचनाओं में ज़्यादा अपना काम किए हैं और ये कैसी रचनाओं को लिखने में अपना मन और दिल लगाते हैं। है बहुत छोटा चीज़ लेकिन याद करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेखक के बारे में आप लोग जानिए, मेरा कहने का व्यू यही है। तो आइए देखें आप लोगों के लिए इन्होंने चंदन का पेड़ नामक पाठ में क्या पढ़ाया है और क्या बताने का काम किए हैं। एक चीज़ पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चंदन का पेड़ सभी जगह पाया नहीं जाता है। पूर्वोत्तर साइड में पाया जाता है, खास करके कर्नाटका और उसके सीमाई क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में। और यह बहुत ही कीमती पेड़ है, बहुत ही कीमती पेड़ है। जिन लोगों के गार्जियन वगैरह खरीदते होंगे उनको पता होगा इसका रेट। इतना सा छोटा इसका गुठली टाइप का 300 या 400 रुपये में हमको 2009 में मिला था, इतना सा छोटा गुठली। इसीलिए जान जाइए कि चंदन का पेड़ कितना कीमती होता होगा और अभी कैसे होगा। तो उसके चलते इसकी अवैध कटाई भी होती है जंगलों में, गलत लोगों के द्वारा, तस्करों के द्वारा, और काट करके ये लोग मार्केट में बेचते हैं। और इससे दूसरा घाटा ये होता है कि जंगल का, पहाड़ का, प्रकृति का संतुलन घटता है। जितना ही पेड़ों की कटाई होगी उतना ही प्रकृति में असंतुलन फैलेगा और असंतुलन फैलेगा तो प्रकृति नाना प्रकार की हलचलें पैदा करेंगी और प्रकृति द्वारा जब हलचल पैदा होगा, भूकंप आएगा, भूस्खलन आएगा, बाढ़ आएगा, महामारी आएगा, कोरोना जैसा बीमारी आएगा, तो फिर मनुष्यों से रोकना भी उसे असंभव कार्य ही है। तो यहाँ पर इसी टाइप की कहानी को हम लोगों को पढ़ना है कि इन बहुमूल्य पेड़ों की अवैध कटाई और चोरी की घटनाएं जो कि अक्सर हम लोग सुनते हैं। हम लोगों के इलाके में भी जो पेड़ हैं सड़क के किनारे, उनको चोरों के द्वारा काटने का काम किया जाता है, अवैध लोगों के द्वारा काट करके बेचने का काम किया जाता है, जो कि कानूनन बहुत ही गलत है। और सरकार ने इसको रोकने के लिए बहुत सारे कड़े कठोर नियम बनाए हैं और पकड़े जाने पर उचित दंड भी मिलता है। दूसरी ओर जहां प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, दूसरी ओर सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। इसलिए हम लोगों को अपने आसपास पड़ोस में, गांव में, घर में जहां हम रहते हैं
वहाँ अगर किसी प्रकार की ऐसी अवैध गतिविधियाँ होती है तो इस पाठ से सबक लेते हुए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हमें प्रशासन को सूचना देना चाहिए कि यहाँ पर गलत ढंग से पेड़ की कटाई हो रही है या किसी भी प्राकृतिक चीज को हानि पहुंचाया जा रहा है। आइए आगे देखिए। तो इस चंदन के पेड़ नामक शीर्षक पाठ में एक बच्ची की कहानी है जो कि अपने माता पिता के साथ पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा जमीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती। सीढ़ीनुमा जमीन आप लोग चाय के बागान टाइप का वो खेती देखते होंगे, उस पर धान भी बोया जाता है। पहाड़ों के अंदर जो खेत बनते हैं पानी रुके नहीं, उसके कारण सीढ़ीनुमा बनाया जाता है खेत को। हम लोग के जैसा समतल मैदान वाला खेत नहीं रहता है, सीढ़ीनुमा टाइप का रहता है। तो वैसे ही खेती उसके पिताजी करते हैं, माँ बकरियों की देखभाल करती है और वह छोटी बच्ची जो है वह अपने माँ पिता दोनों की मदद करने के साथ गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती है। और उसका एक प्यारा सा कुत्ता जो कि उसका साथी है, उसका नाम गुगू है। और उन दोनों को साथ में पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि हम लोग मैदानी इलाकों में फील्ड में मैदान में खेल खेल करके अपना मनोरंजन करते हैं, वैसे ही वह बच्ची पहाड़ों की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ करके अपने कुत्ते के साथ, गुगू नामक कुत्ते के साथ दौड़ करके आनंद लेती है और खेलने का काम करती है। जब वह बच्ची 13 वर्ष की हुई, उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सुबह का समय था, सूरज निकल चुका था। वह बच्ची अपने माता पिता के साथ एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुगू परेशान दिख रहे थे। उस बच्ची की बकरियां और उसका जो कुत्ता था गुगू, याद रखिएगा बहुत छोटा चीज है कि उसने कुत्ता पाल रखा था अपने साथी के तौर पर, लेकिन उसका नाम क्या है? गुगू। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और उस बच्ची के सिर पर एक पत्थर आ लगा। वह बच्ची मुड़ी, लेकिन उस बच्ची के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह का समय था, आकाश में गड़गड़ाहट हो रही थी और देखते ही देखते, समझते ही समझते उस बच्ची के सिर पर एक पत्थर लग जाता है, जिससे उसके सिर में बहुत भयानक दर्द होता है। लेकिन वह चिल्लाती है अपनी मम्मी को कि अम्मा तुम कहाँ हो। लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। पहाड़ों पर से इतना न ज़्यादा पत्थर लुढ़क रहे थे, फिसल रहे थे कि उन पत्थरों की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब सी गई। और उसे ऐसा लगा, उस बच्ची को ऐसा लगा कि उसकी मम्मी भी, उसकी माँ भी उसका नाम लेकर के पुकार रही है, सुनंदा। बच्ची भागना चाही लेकिन हिल भी नहीं सकी अपने दर्द से और अपने लगे हुए चोट से, और उस डरावने भूस्खलन को देखते रह जाती है। अचानक कोई नुकीली चीज बच्ची की आंखों पर आ लगती है और बच्ची वही डगमगा करके गिर पड़ती है। तो यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि बच्ची का नाम सुनंदा है और वह भूस्खलन के चलते कहीं हिल नहीं रही है, कहीं डुल नहीं रही है और उसको चोट भी लग गया है। उसके बाद में उसे एक नुकीली चीज भी उसकी आंखों पर आकर के लगती है, जिससे वह वहीं पर डगमगा करके गिर पड़ती है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, शायद बेहोश हो गई होगी, जिसके कारण उसे आगे कुछ पता नहीं चला। जब वह उठी तो वह राव गुरु के घर में थी और उसे वहीं पर होश आया। आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार था और वह बच्ची अपनी आंख खो बैठी थी, इसीलिए उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। सिसकियों से, डर से, जो कि आदमी एकदम डर जाता है, उसका सारा शरीर कांप उठी और वह गुगू जो था कुत्ता, वह उस बच्ची की हाथों को चाटते हुए वहीं पर खड़ा था, पास में ही खड़ा था। अब ये राव गुरु कौन है?
तो पाठ में जो राव गुरु आए हैं वह राव गुरु जी गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने ही उस बच्ची को उठा करके अपने घर में लाया और उस बच्ची के माता पिता बकरियां सभी उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी। ग्रास का यहाँ पे हमने लिखा है शब्दार्थ का अर्थ। ग्रास मीन भोजन का छोटा भाग, निवाला, टुकड़े टुकड़े में जो हम लोग ग्रास लेते हैं, निवाला लेते हैं, उसी को हम लोग ग्रास कहते हैं। आगे देखिए, बच्ची के माता पिता बकरियां सभी मर गए थे उस भूस्खलन में, लेकिन बच्ची और गुगु चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। होता क्या है कि कोई भी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो आपके बगल का ही व्यक्ति बाढ़ में डूब जाएगा, महामारी में मर जाएगा, भूकंप में दब जाएगा, दब कर मर जाएगा, लेकिन वहीं पर कोई वैसा भी व्यक्ति रहता है जो कि थोड़ा सा फासला के कारण उसका जीवन बच जाता है। ठीक उसी प्रकार से उस बच्ची का जीवन और गुगु जो उसका कुत्ता था चमत्कारिक ढंग से बच जाते हैं। आगे देखिए, ऐसा राव गुरु ने बताया कि भूस्खलन में ये सारे कार्य हो चुके हैं, तुम्हारे माता पिता और बकरियां सभी उस भूस्खलन का ग्रास बन गई हैं। राव गुरु और उनकी पत्नी ने, जिन्हें की बच्ची सुनंदा मामी कहती थी, सुनंदा के साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उस बच्ची को अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। किसी को भी आएगा, स्वाभाविक है, आसानी से याद नहीं जाएगा, खास करके अपने माता पिता और घर की। लेकिन सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का अंधकार। उसके बावजूद भी वह बच्ची चोट लगने के कारण अंधी हो गई थी, वो एक दूसरा ही दुख। ऐसे में उस बच्ची को लगता था कि वह बहुत ही अंधेरे और गहरे खड्डे में गिर रही है और गिरती जा रही है। किसी को भी ऐसा ही प्रतीत होगा कि एक तो माता पिता चले गए, सारा घर द्वार छीन गया, ऊपर से हम भी अपाहिज होकर के, खास करके जब आंख नहीं रहेगा तो आप एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, कोई अपना दैनिक प्रयोगी कार्य भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर समय आपके गिरने का और चोट लगने का भय बना रहेगा। वह अपनी सिसकियां दबाती, लेकिन गुगु जो उसका कुत्ता था हर समय उसको संतावना देता, वह अक्सर उसके साथ बैठा रहता। बच्ची भी, सुनंदा भी उसके पीठों को थपथपाती, प्यार करती और उससे मानो वह अपनी सारी बातें करती। इसके बाद देखिए, राव गुरु जो प्रधानाचार्य थे गांव के स्कूल के, उन्होंने उस बच्ची को स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन बच्ची ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके मन में ऐसा भाव आ रहा था कि मैं दूसरी लड़कियों से इतनी निम्न हो गई हूँ कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वह बच्ची रोने लगी। राव गुरु अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि ठीक है, तुम स्कूल मत जाओ, घर पर ही रहो। समय बीतता गया, बच्ची अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी और राव गुरु के पत्नी के साथ अपना समय बिताती जाती, और राव गुरु की पत्नी भी बच्ची को बहुत ही प्यार देती, स्नेह देती। धीरे धीरे उन्होंने राव गुरु की पत्नी के साथ, जिसे वह मामी कहती थी, देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीजें तैयार करती तो वह बच्ची, सुनंदा नाम की बच्ची, माला पिरो देती। पिरोना मीन गूथना, माला गूथना, उसे पिरोना भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। समय का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते और हम घंटों बैठ कर के आपस में अनेक विषयों पर बातें करते हैं। आखिर दिन तो काटना है पर डे, तो राव गुरु के पास बैठ कर के नाना प्रकार के विषयों पर अपना चर्चा करती, और इस प्रकार माला गूंथने के बाद उसका चर्चा करके अलग अलग विषयों पर समय कटते जा रहा था। भूस्खलन की घटना लेकिन उस बच्ची के मन में बारंबार उमड़ती घुमड़ती रहती। इस पर उस दिन उसने राव गुरु से पूछ ही लिया अंत में कि मामा, ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं। इस पर राव गुरु जी ने समझाया कि जब आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है,
वह पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगा किए दे रहा है। जो पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं, उनके बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती हैं। इसी को भूस्खलन कहते हैं। और यह सही भी है। पेड़ पौधे जो होते हैं ऊपर से वह मिट्टी को बांधे रहते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काट दिया जाएगा तो उन चट्टानों को, उन मिट्टियों को, उन कंकड़ों के ढेरों को कोई रोकने वाला तो रहेगा नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा हलचल होगा भूमि के अंदर, जमीन के अंदर प्राकृतिक रूपेण, वैसे में वह लुढ़कने लगेगा। आप लोग पिक्चर में देखते होंगे पत्थरों को लुढ़कते हुए, भूस्खलन का सीन ज्योग्राफिक चैनल पर। ठीक वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। और उसके चपेट में जो लोग आएंगे, खास करके उत्तराखंड साइड में सीन बहुत ज़्यादा दिखाता है। आप चलते रहिएगा, मौसम बिगड़ेगा, भूस्खलन होगा। और भूस्खलन होने के बाद में सारी पहाड़ों के जो बड़े बड़े टीले जैसे पत्थर हैं, वे सारे सड़क पर आकर के गिर जाएंगे, रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। लोग जहाँ के तहाँ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, गाड़ियों को छोड़ करके, अपने साथ लाए सारे सामानों को छोड़ करके, और जान बचाना मुश्किल हो जाता है। जान बच गया बहुत हो गया, ना तो जान भी चली जाती है भूस्खलन के दरमियान। वैसा ही हुआ था जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, तो उसमें भूस्खलन भी हुआ था और जोरदार बारिश का वो बादल भी फटा था, जिसके कारण हजारों हजार लोग और लाखों करोड़ों की संपत्तियां जमीन के अंदर दब गई। तो भूस्खलन उसी प्रकार की एक घटना है। और यह सब होता है पहाड़ों को नंगा करने से, पहाड़ों पर से पेड़ों को, पौधों को काट देने से। अब इसमें अलग अलग टाइप के कटाई भी है। कुछ कटाई मनुष्यों के जीवन को सार्थक और विकास करने के लिए भी काटा जाता है, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए। तो उसमें सरकार चुनिंदा जगहों से, जहाँ पर पेड़ों की बहुतायत है, वैसी जगहों से पौधों को कटवाने का काम करती है। लेकिन ये चोरी वाला जो सिस्टम है, उसमें तो लोग आव देखेगा ना ताव देखेगा, ना आगे सोचेगा ना पीछे, जहां दाव लग गया वहीं का काट दो। भूस्खलन हो चाहे प्रकृति बिगड़े, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। तो अब इस बच्ची के मन में आ रहा है कि हाँ, ये तो अंधाधुंध पेड़ की कटाई ने हमसे हमारा घर और हमारे माता पिता को छीन लिया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, बच्ची का आत्मविश्वास लौटते गया। होता क्या है कि जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी कठिनाइयों से जब विशेष रूप में जूझने लगते हैं, तो कुछ समय बाद हम उसी रूप में रहते हुए, अपंग दिव्यांग होते हुए, हम अपनी साधन को जुटाने का कार्य में लग जाते हैं और अपनी पिछली घटनाओं को भूल करके जीवन में नए सिरा से अपना कदम बढ़ा करके अपना विकास के क्रम में लग जाते हैं। बच्ची को भी वैसे ही आत्मविश्वास लौट गया कुछ दिनों के बाद, और अब वह बच्ची स्पर्श के द्वारा, क्योंकि वह अंधी हो गई थी, बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। नाक द्वारा गंध लेकर के बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। और उसकी श्रवण शक्ति भी बहुत तेज हो गई थी, सुनने की शक्ति। अब वह दोपहर के समय गुगू के साथ घूमने के लिए निकल जाती और अपने अंदाज से आगे बढ़ती और घूम करके आ जाती। आसपास की पहाड़ियों से वह बच्ची अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ का एक झुरमुट, झुरमुट मीन होता है बहुत सारे पेड़ों का समूह जो कि जंगल टाइप का हो जाता है, वैसे ही झुरमुट उसे बहुत पसंद थे। वहाँ वह बच्ची पेड़ के तने का सहारा लेकर के बैठ जाती और उसका प्यारा कुत्ता गुगू भी बैठ जाता और पेड़ पर बैठी कोयल उन दोनों का अपने कूक से स्वागत करती। जंगल में जाइएगा तो पक्षियों का ही आवाज़ सुनने का मिलेगा और अन्य जानवरों का आवाज़ सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन जिसको वहीं पर रहना है वह तो उसकी आदी हो जाती है। तो यहाँ पर प्यारी सी कोयल की कूक सुन करके उसे ऐसा लगता जैसे वह कोयल उसको स्वागत कर रही है और वह
कोयल की स्वागत करने का यानी कू करने का उत्तर भी देती। हम लोग भी बचपन में देते थे, और जितना ही देते थे तो एक खासियत देखते थे कि कोयल उतना ही बार रिटर्निंग हम लोगों को भी जवाब देती थी कू कू करके, और बहुत अच्छा लगता था। आगे देखिए, एक दिन जब वो अपने बैठने के स्थान पर पहुंची तो एक हवा का झोंका आया जिसकी गंध से वह परिचित थी, और वह हवा उसे छू गया। आज उसका पक्षी मित्र भी चुप था। उसने अपनी आकू से मेरा स्वागत नहीं किया। आकू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी कि उस दिन कोयल नहीं थी, लेकिन हवा का गंध आ रहा था। बच्ची का कुतूहल जाग उठा और वह बैठकर सोचने लगी, और जैसे ही पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहां से पेड़ ही गायब है। उसको आदत लगा था उस पेड़ के पास बैठ करके उस पेड़ का पर टिकने का, यानी आराम करने की मुद्रा में बैठने का, लेकिन उस दिन वह पेड़ ही गायब था, जिसके कारण वहां पर पेड़ के स्थान पर एक पेड़ का ठूंठ, जो कि कटा हुआ ठूंठ बच जाता है जड़ के पास, वही पड़ा हुआ था। बच्ची ने झुककर ठूंठ को सूंघा और इस प्रकार वह सोचने लगी, यह तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर उसने ठूंठ के भीतर भाग से रगड़ा, उससे भी चंदन की गंध आने लगी। आम के पेड़ के पास आप लोग जाइएगा, पत्तों को जैसे ही आप सूंघने की कोशिश कीजिएगा ना, हल्का आम का गंध जरूर आएगा। शीशम के पेड़ के पास जाइएगा, उसके पेड़ को नज़दीक से सूंघिएगा या पत्तों को सूंघिएगा या डालियों को सूंघिएगा, तो हर पेड़ का अपना, ठीक जैसा कि उसका फल सुगंध देता है, वैसा ही सुगंध सारे पेड़ देते हैं। हम लोग कोशिश नहीं करते हैं या फिर वैसा कोई मौका नहीं लगता है, लेकिन कभी भी आप लोग इसको आजमाइएगा। ठीक है, आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसका शब्दार्थ, इसके लेखक का नाम और पाठ की सारी बातों को ध्यानपूर्वक आप लोग भी 2 बार पढ़िएगा। धन्यवाद।